इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हो है डिस्प्लेसमेंट करंट। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? अगर ये करंट कैरिंग वायर है और इसके पास में तुम्हें एक ऐसा लूप बना दो आर रेडियस का, तो ये होता था बी डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप किसके बराबर आएगा? म्यू नॉट इनटू नेट करंट पासिंग थ्रू इट। हाँ या ना? ये था। तो मान लो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होकर आ जाए, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा करूं इसको सॉल्व, और यहाँ में कैपेसिटर लगा दूं और ये पी पॉइंट है जहाँ पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सेम डिस्टेंस है आर, लूप तो मैंने यही लिया, लेकिन इसके साथ जो सरफेस अटैच की वो ऐसी सरफेस अटैच कर दी। ये लॉजिक समझ में आ गई? जैसे टिफिन बॉक्स होता है, हाँ या ना? जैसे इसको मान लो ये सरफेस है, ये लूप है, और इसके साथ ही ऐसी सरफेस अटैच कर दी है। अब समझ में आ गई मेरी बात? हाँ या ना? इसमें आई करंट है, लेकिन अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि इसके थ्रू तो, इस अटैच सरफेस के थ्रू तो कोई करंट पास कर ही नहीं रहा, और जब इसके थ्रू कोई करंट पास कर ही नहीं रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे कैलकुलेट करोगे? उसी हिसाब से अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तब तो ये आंसर जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस अटैच सरफेस के थ्रू तो कोई करंट जा ही नहीं रहा। क्या लॉजिक समझ में आया तुम्हें? लेकिन अगर मैं इसी के अंदर मान लो यहां सरफेस अटैच कर देता हूं, फिर क्या होगा? यहां सरफेस अटैच कर दो तो क्या होगा? तब मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वरना नहीं आएगी। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक समझ में आया तुम्हें? तो इसने कहा कि इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका है, इसका कैपेसिटेंस ही है और मान लो इसके ऊपर क्यू चार्ज आ गया इस टाइप। क्या आ गया? क्यू चार्ज आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ये क्यू चार्ज आएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है इन प्लेट्स का, ऐसे मान लेते हो सर्कुलर प्लेट्स हैं। आई बात समझ? तो इस पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा? क्यू बाई ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? हाँ है ना? क्या बात समझ में आई? दैट इज, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको?
अब देखो इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है इसके थ्रू, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, हाँ है ना। मैं कह रहा हूं इसके थ्रू फ्लक्स क्या रेट से चेंज हो रहा है, डी फाइव बाई डी टी। भाई अगर करंट जा रहा है तो इसके ऊपर चार्ज चेंज हो रहा होगा ना, और चार्ज किस रेट से चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर आ गया, क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब मैं कहता हूं कि जो आपका ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें क्या लिखना है, एम्पियर सर्किट लॉ को थोड़ा सा क्या करो, मॉडिफाई करना है। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण आती है। और ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, और फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डी फाई बाई डी टी क्या है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया। अब सुनो, अगर आप यहां से लेकर आओगे तो ये वाला आई जीरो हो जाएगा, ये चीज आएगी, तो भी सेम ही आंसर आएगा। यहां से अगर ये वाला सरफेस अटैच करोगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा, हाँ या ना, ये वाली वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि इस सरफेस के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, हाँ या ना। क्या ये बात समझ आ गई तुम्हें, अगर आ गई है तो फिर तुम्हें इस पेज की रीडिंग लगानी है अभी। ये लिख लिया तुम सबने,
लिख लिया सबने? तो ठीक है, एनसीईआरटी खोल लो अभी साथ में और डिस्प्लेसमेंट करंट की रीडिंग लगा दो। इस पार्ट की रीडिंग लगा दो। जब रीडिंग लगा लो तब मैसेज कर दो मेरे को, फिर मैं आगे कराता हूँ। फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन, इसकी रीडिंग लगानी है तुम्हें। मैंने क्या कहा, ये चैप्टर है। अरे यार ये गड़बड़ कर दी तुमको। यहाँ पे टू नहीं आएगा। ये तो एक सरफेस के कारण, दो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एफ नॉट होती है। बात समझ में आई या नहीं है? बात समझ में आ गई? तो करो इसको। देखो मानव कह रहा है सर डिस्प्लेसमेंट करंट ना कट कर दिया है सीबीएसई ने। कोई बात नहीं अगर उसने कर दिया है तो, लेकिन ये तुम्हारे कोर्स में तो है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मतलब ये नीट में भी है और जेई मेंस में भी है। आई बात समझ में? इसलिए पढ़ ही लो। जब करना है तो पूरा चैप्टर ढंग से ही कर लेते हैं। है थ्योरेटिकल, मैंने क्या कहा, सीधा सीधा एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। जहाँ नहीं समझ आया वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जब इसकी इसकी रीडिंग लगा लो पहले, जो बात नहीं समझ में वो मेरे को लाइन बता दूं, मैं उस पेज नंबर बता दूं, लाइन बता दूं, वो समझा दूंगा मैं। कुछ नहीं है यार, डिस्प्लेसमेंट करंट अब इसको टर्म दिया है, ये जो फ्लक्स चेंज होता है ना इसको टर्म दे दिए। ये अगर तुम इधर से भी लोगे तो भी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आएगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके साथ में यहाँ लूप लगा दूंगा तब तो फील्ड अलग आएगी और यहाँ लगा दूंगा तो अलग फील्ड अलग आएगी, सरफेस अटैच कर दूंगा। एक बार रीडिंग लगो, अपने आप समझ में आ जाना है।
मानो एक बार रीडिंग लगा ले बेटा, पूरी रीडिंग लगा ली तूने मानो। ईएम वेव के बारे में सुनो। ये देखो, ये ईएम वेव दिखाई दे रही है, ईएम वेव। इसमें है क्या, एसी करंट है। अब ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल इसमें ऑसिलेट कर रहा होगा, ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे जनरेट होती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल रही है तुम्हें, जैसे पानी के अंदर रिपल्स होते हैं ना, इसी प्लेन के अंदर। तो एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है या नहीं है? है ना? हाँ बेटा, अब देखो व्यू चेंज करके देखते हैं। ये तो 2D व्यू है, ये 3D व्यू है, हाँ है ना? क्या है, समझ में आई? चलो अभी और मैं दिखाता हूँ ऐसी चीजें। बेटा स्क्रीन शेयर हो गई है। स्क्रीन शेयर हो गई है। ये देखो वेव किधर जा रही है, ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। जनरली आपको ऐसे दिखाई देती है वेव। ये कौन सी वेव दिखाई दे रही है आपको? ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, हाँ है ना? अब कुछ वेव सी दिखाई दे रही है, लग रहा है कोई वेव जा रही है आगे। अब मेरे को ये बताओ वेव की डायरेक्शन कौन सी है, ई क्रॉस बी या बी क्रॉस ई? पहले देख लो मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी। ये रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी
ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल यही तो बोला था मैंने। ई क्रॉस बी में जा रही है, बी क्रॉस ई में। वेव की डायरेक्शन देखो, ई ए वेव की डायरेक्शन दिखा रखी है। तो क्या अब ये याद रहेगा तुम्हें? अब प्लेन देख लो, दोनों के प्लेन क्या एक दूसरे से परपेंडिकुलर है? तो ये नोट लिख कर लो। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मेरे को एक बात और बताओ, क्या जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, क्या उसी टाइम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है क्या? देखो, दोनों मिनिमम एक ही पोजीशन पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रहेंगे? दोनों सेम फेज में रहेंगी। किस में रहेंगी? सेम फेज में रहेंगे हमेशा। तो ये बात भी लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन सेम फेज। आर ऑलवेज इन सेम फेज। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक मिनट रुको। अब ये देखो, यूज देख लो, इंफ्रारेड रेज। देखो चैप्टर की रीडिंग तुम्हें लगानी है, जो नहीं समझ में है वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैं बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ अभी तुम्हें। ठीक है? ये देखो बहुत छोटी वेवलेंथ, हाँ या ना? क्या काम आ रही है? एक्स रेज। देखो लेंथ, वेवलेंथ की रेंज भी दे रखी है इसके अंदर, हाँ या ना? इसका कोई कलर नहीं होता। धूप में आप काले इसलिए पड़ जाते, फिर फेयर एंड लवली लगानी पड़ती है तुम्हें। हाँ या ना? डी टैन करते हो फिर अपने आप को। आई बात समझे? ये विजिबल लाइट है। इंफ्रारेड रेज जनरली रिमोट कंट्रोल में काम आती है। इंफ्रारेड रेज किस में काम आती है? रिमोट कंट्रोल में। फिर इंफ्रारेड कैमरास भी होते हैं, उनकी वेवलेंथ थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। और
इनको रेडियो वेव्स भी बोलते हैं। ये क्या काम आती है? जनरली स्पीड, हाईवे पे कई बार होता है ना, जो स्पीड डिटेक्टर इंटरसेप्टर लगे रहते हैं, वो वाईफाई गीगाहर्ट्ज। हाँ है ना? वेवलेंथ देख लो कितनी है इसकी। मोबाइल कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी देख लो। वेवलेंथ और ज्यादा हो गई। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एक बार देखना पड़ेगा। आर्यन मैंने देखा नहीं है, आज देखूंगा फोन के कैमरे से। ठीक है। टीवी जो चैनल आते हैं मेगा हर्ट्ज होती है उसमें। एफएम रेडियो। ये पता है क्या है? अटेंडेंस अटेंडेंस लगाते हैं। एटीएम कार्ड बिल्कुल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये बताओ, अब इस चैप्टर की रीडिंग लगा लोगे क्या तुम? ये बताओ मेरे को। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें, पावर वाला कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन हम कर लेंगे अगली क्लास के अंदर। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास कब है?